वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉप 15 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। दोस्तों, यह सीरीज का प्रथम सेट है। यदि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिला तो आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। और दोस्तों, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ग्लूकोज का सूत्र ही पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है और यह शहद में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है और इसका सूत्र होता है C6H8O6। ठीक है दोस्तों, अब बात करें विटामिन सी के स्रोतों के बारे में, तो दोस्तों इसे खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर इत्यादि से आप विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है, आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पित्त का मुख्य कार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ही पित्त का मुख्य काम है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, पित्त रस में जल लवण, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजोन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है, ऐसा पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज का यकृत तथा पेशियों में संग्रह होता है। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों यकृत अपने शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि है। और बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों लीवर में गड़बड़ी के कारण ही पीलिया रोग होता है, जिसे कि हम लोग आम भाषा में जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो लीवर में पित्त रस का भी निर्माण होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो आप याद रखिएगा लीवर में इसका निर्माण होता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को अमोनिया के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात कर लें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, और अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है।
बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछ चुका है कि अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, हैबर विधि द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, अमोनिया का उपयोग यूरिया निर्माण तथा रेफ्रिजरेटर में होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यह हमारे सीरीज का पहला सेट है। अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो आगे भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं अनेकों सेट करवाऊंगा और पिछले ईयर के सभी क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा और उनका पीडीएफ भी आपको मुफ्त में प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, इसलिए आप लोग चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्लेटिनम जो है वो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। बात करें दोस्तों कुछ पॉइंटों की, तो सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा है कि सोडियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। और हाँ दोस्तों, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तांबा को Cu से, प्लेटिनम को Pt से और मैग्नीशियम को Mg से। तो कभी कभी ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि सोडियम को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और हाँ दोस्तों, खाने वाले सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं और धोने वाले को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों धोने वाला सोडा कठोर जल को मृदु बनाता है, जिससे कि कपड़ा धोने में हम लोगों को आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जल का शुद्धतम रूप है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पैरासीटामोल है, यानी पैरासीटामोल क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरासीटामोल एक पीराहार दवा है। ठीक है। बात करें सल्फा ड्रग्स के बारे में, तो यह जीवाणुओं को नष्ट करता है और इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। ठीक है दोस्तों, पिछले वर्ष ग्रुप डी के एग्जाम में पैरासीटामोल के बारे में अनेकों सेट में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने रखा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिजीवानिक है। क्लोरोमाइसिटीन प्रतिजीवानिक है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणुओं, कवक इत्यादि से होता है। ये अन्य जीवाणुओं को भी मारती है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल के रूप में बात कर लें क्लोरोमाइसिटीन की, तो दोस्तों टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन इत्यादि इसका उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। लिफ्ट में कोई व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जब लिफ्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक समान वेग से यदि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उस व्यक्ति का भार लिफ्ट में सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब मैं बता देता हूं क्यों सही नहीं है। तो दोस्तों विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होती है और विषुवत रेखा पे अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है, इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी का 1/6 होता है चंद्रमा पे भार, यानी यदि आपका भार पृथ्वी पे 36 किलो है तो चंद्रमा पे जाइएगा तो उसको 6 से भाग दे दीजिएगा, यानी 6 किलो आपका वजन हो जाएगा। तो यह इसी नियम को फॉलो किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है कि उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, यानी कि कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना खींचा जा सकता है, यह परिघटना है। यानी यह परिघटना किससे जुड़ी है, यह पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जड़त्व गुण को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है उसे ही हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। एक गोल पीपे यानी कि बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों कम होता है? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में आपका सरफेस कांटेक्ट बिल्कुल ही कम होता है, जिससे कि फ्रिक्शन वस्तु पे बहुत ही कम लगती है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के गति में रुकावट आती है और इसे ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। दोस्तों, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। पिछले साल ग्रुप डी के एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्रिक्शन किस दिशा में लगती है, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है दोस्तों, अब बारी है दोस्तों आज के कुछ प्रश्न की। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? और दूसरा है कार्य का मात्रक क्या है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।